गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आहार आयोजन में हम कुछ सैम्पल डाइट के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रेस्क्राइब की है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, ICMR जिसे कहते हैं। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए ये क्या है, इसे जानने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किसी व्यक्ति को अपने RDA के हिसाब से विभिन्न भोज्य समूहों में क्या क्या कितनी मात्रा में खाद्य पदार्थ लिए जाने चाहिए। तो इससे उन खाद्य पदार्थों के आधार पे जब एक मात्रा पता लग जाती है तो उससे आपके लिए एक सैम्पल मेन्यू प्लान बनाना आसान हो जाएगा। सैम्पल मेन्यू प्लान क्या होता है? सैम्पल मेन्यू प्लान से तात्पर्य ये है कि हम उस व्यक्ति की लक्ष्य समूह जो भी हमारा है, जैसे कि आप एक साधारण क्रियाशील महिला के लिए अगर आहार आयोजन कर रहे हैं तो हमारा टारगेट कौन है, हमारा क्लाइंट कौन है? साधारण क्रियाशील महिला, यानी वो महिला जो कि सिंपल एक्टिविटीज़ कर रही है जिसमें ऊर्जा का बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है करीब 1800 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता है। RDA रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ये सब टर्म्स मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए दोबारा नहीं करूँगी। आपको अगर नहीं क्लियर हुआ तो वो वीडियो पुनः देखिए। तो अब क्या करना होता है हमें कि ये अलग अलग भोज्य समूह कौन से हैं इसके बारे में भी आप पूरा लेक्चर हो चुका है हमारा। तो अब इन भोज्य समूहों की शारीरिक क्रियाशीलता के आधार पे कितनी मात्रा किसी व्यक्ति को लेनी चाहिए, आज हम प्रमुख रूप से इसी के ऊपर अपना सत्र केंद्रित करेंगे। आप देखें चित्र में हमें इस तालिका में सामने दिखाई दे रहा है आपको सैंपल डाइट बाय ICMR। इसमें भोज्य पदार्थ के नाम से तात्पर्य है भोज्य समूह। तो ये मुख्य रूप से भोज्य समूह कौन से हैं जो हमारे आधारभूत भोज्य समूह हैं, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ उसके मेन ब्रॉडर क्या कहें कि हेड्स को लेते हुए फिर उसका वर्गीकरण करते हुए उसकी मात्रा यहाँ पे सुझावित की गई है। आप देखें भोज्य पदार्थों के नाम जैसे कि अनाज, सबसे पहले तो देखें अनाज शाकाहारी मांसाहारी दोनों के लिए है। हालांकि हम अपने डाइट प्लान में 99% शाकाहारी ही डाइट प्लान का आयोजन करेंगे, लेकिन अगर किसी की इच्छा है वो मांसाहारी डाइट प्लान बनाना चाहता है तो वो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो हम क्या करें यहाँ पे, साधारण परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, ये पुरुष के लिए है, ये पूरी तालिका पुरुष के लिए है। तो पुरुष क्या कर रहा है, मिनिमम एक्टिविटी कर रहा है जिसमें उसकी शारीरिक परिश्रम ज़्यादा नहीं हो रहा, साधारण क्रियाशील श्रेणी में आ जाएगा। जो मध्यम क्रियाशील है, जो कि मीडियम एक्टिविटी कर रहा है, वो सेकंड कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी अधिक परिश्रम करने वाला, जैसे कि मजदूर हो गया, जिसमें कि शारीरिक श्रम शारीरिक ऊर्जा अधिक लग रही है। तो इस प्रकार से ये 3 कैटेगरी हो गई और हर कैटेगरी का वर्गीकरण फिर 2 और हेड्स बने हुए, शाकाहारी मांसाहारी। अब आप देखो ये एक दिन में कितनी मात्रा चाहिए वो निर्भर करेगी। तो पुरुष को एक साधारण क्रियाशील पुरुष को अनाज 400 ग्राम प्रतिदिन चाहिए, ठीक है ना। तो ये अब ये 400 ग्राम से मतलब क्या है, अब मान लीजिए आप मील प्लानिंग में, आहार आयोजन से तात्पर्य मील प्लानिंग है, तो मील प्लानिंग में क्या होता है, अब इस 400 ग्राम अनाज को पूरे दिन में आप कैसे वितरित करते हैं अलग अलग आहार के समय के हिसाब से। जैसे अब सुबह नाश्ते में देना चाहेंगे कि उसे एक प्लेट पोहा दिया, तो पोहे में कितना पोहा डाला, जो पोहा डाला वो इसी से होगा, अनाज की श्रेणी में ही आएगा। तो इसीलिए आपने सपोज फॉर एग्जांपल 50 ग्राम पोहा या 40 ग्राम पोहा सुबह नाश्ते के लिए एलोकेट कर लिया या निर्धारित कर लिया। अब अनाज में आप क्या खाते हैं, और रोटी, चावल या कोई और ऐसी चीज़ जो अनाज की श्रेणी में आ रही है, ज्वार बाजरा मक्की जो कुछ भी है। तो अब क्या किया, वहाँ पे आपने कर लिया निर्धारित, नाश्ते में हो गया 40 ग्राम। अब रोटी 3 खा रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 80 ग्राम की एक रोटी होगी। एक चपाती जो बनेगी 80 ग्राम उसमें आटा लग जाता, 20 ग्राम आटा लग जाता है और 80 कैलोरी ऊर्जा उसके अंतर्गत मिलती है।
तो अब क्या होगा, अब 3 रोटी भी होगी तो करीब 60 ग्राम, ये एक स्टैंडर्ड है। अब अगर रोटी मोटी होगी तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी अनाज जिससे जो प्रयुक्त हो रहा है उस रोटी को बनाने के लिए। तो इस प्रकार से पूरे दिन के विनिमय में बांटेंगे। कितनी यूनिट्स हो जाएंगी, 20 ग्राम की 1 यूनिट मानते हैं, तो अनाज को 400 को 20 से डिवाइड कर दो, उतने विनिमय आ जाएंगे। इसको आप पूरे दिन में बांट लो। भाई लंच में आपको 5 अनाज के विनिमय रखने हैं, डिनर में आपको 3 रखने हैं, है ना। इस टाइप से डिवाइड करके आपको एक मात्रा आ जाएगी। अब क्योंकि आर्ट स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, उनको ये वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं करनी है, तो इसलिए आपके लिए तो बहुत सरल हो जाता है कि आपको केवल एक सैम्पल मेन्यू प्लान बनाना होता है। लेकिन ये एक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए जब आप आहार आयोजन कर रहे हैं। तो अनाज ऑन एन एवरेज 400 ग्राम्स अनाज एक साधारण क्रियाशील पुरुष को चाहिए। मध्यम में ये 75 ग्राम और बढ़ गया, और अधिक क्रियाशील में क्योंकि उससे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है तो 650 ग्राम अनाज हो गया। इसी प्रकार से दाल है, तो दाल 70 ग्राम देखिए शाकाहारी में। मांसाहारी में क्योंकि वो मांसाहार ले रहा है व्यक्ति, तो इसीलिए यहाँ दाल की मात्रा कम कर सकते हैं, तो 55 ग्राम कर दी। और वही मध्यम क्रियाशील पुरुष के लिए 80 ग्राम दाल की मात्रा हो जाएगी शाकाहारी के लिए। मांसाहारी के लिए 65 ग्राम और अधिक के लिए 80 और 65। इस प्रकार से ये डिवीज़न हो जाता है। हरी पत्तेदार सब्जी अब कितनी खानी चाहिए वो भी एक चीज़ है। आगे जब महिलाओं वाला श्रेणी को मैं डिस्कस करूँगी तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये अभी पुरुषों के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हरी पत्तेदार ऑन एन एवरेज 100 से 125 ग्राम प्रतिदिन उपभोग करनी चाहिए। जड़दार सब्जी, जैसे जड़ वाली कौन सी होती है, जैसे कि गाजर होती है, मूली होती है, आलू है, शकरकंद है, तो ये कितनी लेनी चाहिए, 75 से 100 ग्राम के आसपास प्रतिदिन होनी चाहिए। फल करीब 30 ग्राम होने चाहिए। ये सैम्पल चार्ट बताया गया है, तो इसीलिए इसमें ऊपर नीचे और हो सकता है, आप कर सकते हैं जब डाइट प्लानिंग करते हैं तो। और दूध कितना चाहिए, तो करीब 200, अब शाकाहारी के लिए 200 ग्राम रखा है दूध, लेकिन मांसाहारी के लिए मात्रा 100 ग्राम रखी है, क्योंकि वो मांसाहार ले रहे हैं जिससे उन्हें प्रोटीन की उनकी पूर्ति हो रही है आवश्यकता की। वसा और तेल 35 से 40 ग्राम आवश्यकता होती है। और जो मांसाहारी हैं तो फिर वो मांस मछली ले सकते हैं करीब 30 से 40 ग्राम, और अंडा ले सकते हैं 30 ग्राम। ये दोनों ही चीज़ें हाई प्रोटीन हो जाती हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और शक्कर और गुड़, ये जो इसकी मात्रा है इसकी थोड़ी सीमित और अल्प मात्रा रखनी चाहिए। तो शक्कर और गुड़ की करीब 30 से 40, जो ज़्यादा परिश्रम कर रहा है उसके लिए 55 भी हो सकती है। मूँगफली इंक्लूड करना चाहें, शाकाहारी इंक्लूड कर सकते हैं, तो कितनी 30, 40, 50 ग्राम जितनी आवश्यकता हो उतनी ले सकते हैं। तो इस चित्र से, इस तालिका से आपको ये स्पष्ट होता है कि कितनी मात्रा किसी भी खाद्य पदार्थ की हमें आदर्श रूप में अपने डाइट प्लान में इंक्लूड करनी चाहिए एक साधारण, मध्यम या अधिक क्रियाशील पुरुष के लिए। अब ये तो हमने पुरुषों के लिए सैंपल मेन्यू चार्ट देखा। अब देखते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए क्या है, ICMR ने ये भी एक संख्या बता रखी है कि साधारण, मध्यम और अधिक क्रियाशील महिला है अगर, तो उसको आप केवल ये फर्स्ट 3 कॉलम तक अपनी स्टडी को सीमित रखें, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि अनाज महिला को कितना चाहिए। महिलाओं और बच्चों के लिए आगे है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले महिलाओं में देखें, साधारण क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, तो करीब 300 ग्राम, 300 से 400-475 ग्राम की मात्रा रेंज कर रही है महिलाओं में अनाज की, कि उनको अपनी आवश्यकता के हिसाब से इतनी चाहिए। पुरुषों की उससे ज़्यादा है। इसी प्रकार से दाल भी पुरुषों की कंपैरिजन में कम चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोटीन की आवश्यकता महिलाओं की कम है प्रति शारीरिक भार, क्योंकि उनका शारीरिक भार पुरुषों से कम है, और पुरुषों में मांसपेशीय भार अधिक है तो शारीरिक भार भी अधिक है, तो इसलिए उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उनसे ज़्यादा है महिलाओं से। तो कितनी है दाल की रिक्वायरमेंट? करीब 60 से 70 ग्राम प्रतिदिन। इसी प्रकार से हरी पत्तेदार सब्जियां, तो ऑन एन एवरेज 125, ये मोर और लेस
एक जैसे होंगे पुरुषों महिलाओं के। अन्य सब्जियां कोई भी होंगी तो 75 से 100 ग्राम तक हो सकती हैं। जड़ वाली सब्जियां 50 से 100 ग्राम के बीच में हो सकती हैं। वहीं यहाँ पे देखें कि फल वो करीब 30 ग्राम प्रतिदिन लेने चाहिए। तो दूध कितना लेना चाहिए? तो 200 से 500 ग्राम प्रतिदिन। ये दूध इसलिए आवश्यक है, क्यों? क्योंकि वो जो उनका प्रोडक्टिव फेस होता है महिलाओं का, गर्भावस्था है, धात्रीवस्था है, और सामान्यतः देखा गया है भारतीय महिलाओं में प्रोटीन की और आयरन की कमी पाई जाती है। सब में नहीं पाई जाती है। एक सामान्य ग्राफ को अगर हम देखें, अध्ययन करते हैं, तो ये एक सामान्य कमी ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, महिलाओं में, किशोरियों में, लड़कियों में पाई जाती है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए दूध की मात्रा 200 से 500 ग्राम प्रतिदिन रखी गई है। वहीं वसा और तेल, क्योंकि इसकी मात्रा कम ही चाहिए, लेकिन चाहिए, इसमें कहीं कोई ये इससे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि तेल घी नहीं खाना चाहिए। तेल घी जितने भी अच्छी श्रेणी के वसा युक्त पदार्थ हैं वो शरीर को पोषण देते हैं और वो आवश्यक हैं शरीर में जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनके अवशोषण के लिए ज़रूरी होते हैं ये। तो इसलिए वसा तेल बिल्कुल अपने खाने से बिल्कुल हटा नहीं देना चाहिए। गुड फैट्स को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि मेवे हो गए या मक्खन, मलाई, क्रीम, ये कुछ मात्रा में, इसकी मात्रा सीमित ज़रूर रखनी चाहिए। तो करीब 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन हो सकती है। और वही शक्कर, गुड़ या इस प्रकार की जो भी शुगर वाली चीज़ है वो भी 30 से 40 ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों में देखें तो इसी तालिका में आपको स्पष्ट हो रहा है कि बच्चों के लिए 1 से 3 साल, 4 से 6 साल, 7 से 9 और 10 से 12 साल, इनके लिए भी ये मात्रा मोरलेस उनकी ऊर्जा की आवश्यकता, प्रोटीन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये मात्रा निर्धारित की गई है ICMR के द्वारा। तो ये इस वाली तालिका से भी समझ में आता है कि हम अनाज के कितने विनिमय रख सकते हैं, दाल के कितने विनिमय रख सकते हैं, क्योंकि ये मात्रा दिख रही है। तो 20 ग्राम का जनरली एक विनिमय होता है। तो इसको डिवाइड कर दो मात्रा से, तो उतने एक्सचेंजेस आ जाएंगे, उतने विनिमय आ जाएंगे। तो ये आपको ये सब स्पष्ट हो रहा होगा कि अनाज की मात्रा कम है, और अगर हम जोड़ें तो दाल की मात्रा ज़्यादा है, हरी पत्तेदार सब्ज़ी की मात्रा ज़्यादा है, अन्य सब्ज़ी, जड़दार सब्ज़ी और फल की मात्रा भी ज़्यादा है, दूध की मात्रा ज़्यादा है। तो अर्थात बच्चों में भी हमें अनाज की मात्रा कम रखनी है। रोटी से ज़्यादा हमें किस पे बल देना है? हरी पत्तेदार सब्ज़ी, दाल, दही, दूध, इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर आहार में सम्मिलित करना चाहिए, जिससे उनकी प्रोटीन की, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके और उनको एक संतुलित भोजन मिल सके। आगे एक तालिका और मैं शेयर करूंगी, जिसमें कि आहार विनिमय सूची के बारे में ही कुछ, उसके फूड एक्सचेंजेस के बारे में वैल्यूज़ लिखी होंगी, उसके मूल्य लिखे होंगे, जिससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि कैसे कितने एक्सचेंज, कितने विनिमय हमको इसमें सम्मिलित करने चाहिए। ये सब चीज़ें फिर आगे आपको मदद करेंगी जब हम अवस्था के आधार पे आहार आयोजन करेंगे। अब बस ये जो चीज़ें मैंने आपको समझा दी, इसके बाद अब आहार आयोजन टेक्निकली शुरू हो जाएगा और प्रारंभ हम करेंगे साधारण अवस्था में आहार आयोजन से। इसमें एक एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और एक सैम्पल मेन्यू प्लान और मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी अगली क्लास में, जिसमें कि सैम्पल मेन्यू के आधार पे आपको प्लान करना है जो भी क्वेश्चन आपको दिया है, और वही क्वेश्चन आपको फाइल में भी करना है। तो साथ साथ फाइल का काम भी होता जाएगा और ये क्वेश्चंस करते करते आपको इसके बारे में करना भी आ जाएगा। आहार आयोजन क्लियरली मेंशन करते हुए क्या क्या ध्यान रखना है वो आ जाएगा। आगे के क्लासेस में एक एक अवस्था को लेते हुए हम चर्चा करेंगे कि कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है या कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, या विभिन्न पोषक तत्वों की क्या मांग है उस अवस्था के लिए, और उसको लिखते हुए उस अवस्था में आहार आयोजन करते हुए हम किन प्रमुख बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, और फिर आहार आयोजन में सैंपल मेन्यू प्लान बनाएंगे। और चौथी चीज़ होगी मार्केट ऑर्डर, अर्थात 2 डिशेस उसमें से चुनते हुए जो भी क्वेश्चन में मांग की जाएगी उसको आप
कुक करेंगे, पकाएंगे। तो देखते हैं, अगर प्रैक्टिकली यहाँ पे जब भी क्लासेस होंगी तब करेंगे, उससे पहले घर में बना के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे वैसे आप उसका सॉल्यूशन करते चलेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज की इन दोनों तालिकाओं को समझने के बाद आहार आयोजन करने में आपको सहायता मिलेगी। धन्यवाद।